माय डियर फ्रेंड्स, आज एनसीईआरटी जो अरिहंत बुक नोट्स बुक का सीरीज है, इसमें हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसमें दिया गया है। पहले इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज, इसके बारे में दिया है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के जो चरण है, प्रारंभिक हड़प्पा चरण, परिपक्व हड़प्पा चरण, उत्तर हड़प्पा चरण, इन सब के बारे में देखेंगे। उद्भव एवं विस्तार इसका किस प्रकार से हुआ, उद्भव एवं विकास के बारे में। नेक्स्ट है, आगे देखते हुए सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर हैं इनके बारे में देखेंगे। मानचित्र भी यहाँ दिया हुआ है, कौन सी जगह कहाँ पर है। मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, चनुद्रो, बनावली, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान है, उनके बारे में दिया गया है। तो इनको एक एक करके देखेंगे। इनका खोज कब हुआ, खोजकर्ता कौन है, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, इन सब के बारे में दिया है। स्थान का नाम दिया है, तो इन सभी को देखेंगे। नगर योजनाएं वहाँ की कैसी थी, सिंधु सभ्यता में विकास प्रणाली, वहाँ पे जो निकास प्रणाली थी पानी की, वो किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई थी। सड़कें, भवन और नाली की व्यवस्थाएं कैसी थी, इन सभी के बारे में है। एक एक करके देखेंगे। वहाँ की धार्मिक जीवन, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति किस प्रकार से था, इन सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये जो है सीरीज आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकता है। आप इसमें कंटिन्यू बने रहें। हमसे भी थोड़ा डिले हो जा रहा है, मैं भी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द हो सके सारे वीडियो इससे जो संबंधित रिलेटेड चैप्टर्स हैं सारे अपलोड कर दूँ। तो जो डिले हो रहा है मेरे तरफ से उसके लिए सॉरी। आप लोग कंटिन्यू बने रहें, मैं कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी सी कुछ रीजंस की वजह से डिले हो जा रहा है, बट कोशिश मेरी कंटिन्यू है ताकि नहीं हो पाए इतना डिले। अब स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए। तो देखिए, पहले पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की खोज क्या है, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसको देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति फर्स्ट अर्बन रिवोल्यूशन की अवस्था को दर्शाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की जानकारी दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। कब? 1826 में। कहाँ पर? तो हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता होने की जानकारी दी थी। सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई थी। इसका श्रेय 1875 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया गया है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया गया है। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। कनिंघम की मुख्य रुचि जो थी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी तथा उसके बाद के जो काल से संबंधित हैं उनको पुरातत्व में थी उनकी रुचि थी। कनिंघम ने हड़प्पा की आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए 4ठी से 7वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा लिखे गए वृत्तांतों का प्रयोग किया है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरी खोज निकाली जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंधित थी। ये कब हुआ? 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। एक अन्य पुरातत्वविद जो रखाल दास बनर्जी थे, इन्होंने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से वर्ष 1922 में खोजे। देखिए, दयाराम साहनी जो हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली थी, जस्ट वैसे ही मोहरें जो है रखाल दास बनर्जी ने 1922 में कहाँ पर खोजी? मोहनजोदड़ो में, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोज के आधार पर वर्ष 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने संपूर्ण विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। तो किसने की? जनरल जॉन मार्शल ने। कब? 1924 में। इस प्रकार विश्व की एक नई सभ्यता की जानकारी मिली जो कि मेसोपोटामिया के समकालीन थी। आगे देखते हैं, समकालीन थी। नेक्स्ट है कि जॉन मार्शल भारत में कार्य करने वाले
पेशेवर पुरातत्वविद थे। यहाँ यूनान और क्रीट से अपने कार्यों का अनुभव भी लाए थे। कौन? जॉन मार्शल ने। वर्ष 1944 में R.E.M. व्हीलर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल बने तथा उन्होंने इस समस्या का निदान किया। एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के स्थान पर टीले के विन्यास का अनुसरण करना आवश्यक है। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये जो खोज है लगातार बढ़ती रही। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों उपमहाद्वीप के विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे हैं। कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण किया गया है वह 2350 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विद्वानों ने इसका निर्धारण निम्नलिखित रूप में किया है, तो हम इसे एक एक करके देखते हैं। विद्वान मार्टिवर व्हीलर की अगर बात करें तो इनका काल निर्धारण जो है वो 2500 से 1500 ईसा पूर्व बताते हैं। M.S. वत्स की अगर बात करें तो वह 3500 से 2500 ईसा पूर्व। सर जॉन मार्शल 3250 से 2750 ईसा पूर्व और D.P. अग्रवाल 2350 से 1750 ईसा पूर्व। विद्वान यहाँ पे डेल्स डेल्स की अगर बात करें तो डेल्स जो है 2900 से 1900 ईसा पूर्व, मैके 2800 से 2500 ईसा पूर्व और फेयर सर्विस 2000 से 1500 ईसा पूर्व। ये उतना ये डेट याद नहीं रखना है, बस एवरेज लेकर चलना है कि कहाँ से मतलब ये कहाँ तक है। 2500 1700 यही एवरेज चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अब चरणों के बारे में देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है प्रारंभिक हड़प्पा चरण, जिसको कहा जाता है 3300 से 2500 ईसा पूर्व के बीच को माना जाता है। तो यह चरण जो है हकरा से संबंधित है। किससे? हकरा से, जिसे घग्गर हकरा नदी घाटी के रूप में पहचाना गया है। यह चरण केंद्रीकृत प्राधिकरण तथा शहरीकृत जीवन शैली के गुणवत्ता शैली के रूप में विकसित हुआ। कोट दीजी इस चरण का महत्वपूर्ण स्थल है। प्रारंभिक हड़प्पा चरण है, उसका कोट दीजी जो है चरण का महत्वपूर्ण स्थल है। आगे देखते हैं परिपक्व हड़प्पा चरण। परिपक्व हड़प्पा चरण को किस टाइम पीरियड में देखा जाता है? तो ये है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। 2600 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता अपने परिपक्व स्वरूप में पहुंच गई थी। प्रारंभिक हड़प्पा चरण के केंद्र बृहद शहरी केंद्रों में परिवर्तित होने लगे, जैसे कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है, लोथल भारत में। तो ये जो है शहरी केंद्रों में इस टाइम में परिपक्व होने लगे थे, परिवर्तित होने लगे थे। उत्तर हड़प्पा चरण की अगर बात करें तो इसे माना जाता है 1900 से 1300 ईसा पूर्व के बीच। तो हड़प्पा सभ्यता के क्रमिक पतन के संकेत 1800 के आसपास मिलना शुरू हो गया तथा 1700 ईसा पूर्व तक अधिकांश शहरी केंद्र छोड़ दिए गए थे। यद्यपि प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न तत्वों को बाद की संस्कृतियों में देखा जा सकता है। इन केंद्रों को उत्तर हड़प्पा नगर की संज्ञा दी गई है। इस चरण के प्रमुख स्थल काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात के रंगपुर और रोजड़ी में पाए जाते हैं। इस चरण के प्रमुख स्थल कहाँ पाए जाते हैं? काठियावाड़ प्रायद्वीप जो कि गुजरात में है और रंगपुर और रोजड़ी में पाए जाते हैं। सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं के बारे में देखते हैं तो कौन कौन से हैं सभ्यता? मिस्र जो कि नील नदी के किनारे थी और इस सभ्यता में पिरामिडों का निर्माण किया गया था। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। मिस्र नील नदी के किनारे और इस सभ्यता में पिरामिडों का निर्माण किया गया है। मेसोपोटामिया जो है वो यूफ्रेटस तथा टाइग्रिस नदियाँ के किनारे है और यह सुमेरियन सभ्यता थी। कौन सभ्यता? सुमेरियन सभ्यता, जिसका हड़प्पा के साथ व्यापारिक संपर्क का साक्ष्य मिलता है। हुआंग हो जो कि चीन में है और ये हुआंग नदी के किनारे है। नेक्स्ट है उद्भव एवं विस्तार। अब देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का उद्भव एवं विस्तार किस प्रकार से हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव ताम्र प्रसारित पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। कहाँ पर? भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1921 में हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल में हुई, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर के
दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर जो कि मेरठ तक था। देखिए फिर से इसको ध्यान से देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है, उत्तर में जम्मू से लेकर के दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर के उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक था। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र जो है त्रिभुजाकार है और इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति के ज्ञात स्थलों की संख्या लगभग 1500 है। इसमें अगर कुछ स्थल देखिए, इसमें कुछ स्थल हड़प्पा संस्कृति की प्रारंभिक अवस्था के हैं, तो कुछ परिपक्व अवस्था के और कुछ उत्तर अवस्था के हैं। परिपक्व अवस्था वाले स्थलों की संख्या सीमित है। परिपक्व अवस्था वाले जो स्थल हैं उनकी संख्या सीमित है और उनमें केवल 7 स्थल को ही नगर की संज्ञा दी गई है। इनमें 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर थे। कौन कौन? तो पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदाड़ो अर्थात मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। दोनों की अवस्थिति पाकिस्तान में ही है। हड़प्पा देखिए, हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर थे और सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है वो दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर थे और सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे। तीसरा नगर चन्हुद्रो है जो कि सिंध में मोहनजोदाड़ो से 130 किलोमीटर दूर लगभग दक्षिण में स्थित था। चौथा नगर लोथल है जो कि गुजरात के खंभात की खाड़ी के किनारे पर स्थित था। पाँचवा नगर कालीबंगा, काला रंग की चूड़ियाँ यहाँ से और उत्तरी राजस्थान में तथा वह छठा नगर बनावली है जो कि हिसार हरियाणा में। सातवां नगर धौलावीरा। सातवां नगर कौन है? धौलावीरा। ये कहाँ है? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अवस्थित है। फिर से इन सातों को देखते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चन्हुद्रो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा। इनको अच्छे से याद कर लीजिए कि कहाँ पर है ये, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखते हैं इनको। देखिए, इस स्थल से हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं देखने को मिलती है। भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति का जो विकास है उसी समय हुआ जब एशिया तथा अफ्रीका के अन्य भागों में मुख्यतः नील, फरात, दजला तथा वांगो नदियों का घाटियों में दूसरी सभ्यताओं का विकास हो रहा था। हड़प्पा संस्कृति को लगभग 2500 ईसा पूर्व में अर्थात आज से लगभग 4500 वर्ष पहले महत्व प्राप्त हुआ था। उस समय मिस्र में मिरापीडों का निर्माण करवाने वाले फराहो प्राचीन मिस्र के राजाओं की उपाधि की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर को एक एक करके समझते हैं अब। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर निम्नलिखित है। फर्स्ट टाइम में हड़प्पा को देखते हैं। हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हुए हैं जो ईंटों के बने चबूतरे पर पंक्तियों पर निर्मित है। प्रत्येक कोठार जो है वह 15.23 मीटर लंबा, 6.09 मीटर चौड़ा और नदी के किनारे से कुछ मीटर की दूरी पर है। इन 12 इकाइयों का समूचा तल क्षेत्र लगभग 838.1025 वर्ग मीटर है जो लगभग उतना ही है जितना मोहनजोदाड़ो के कोठार का है। हड़प्पा के कोठारों के दक्षिण में खुला फर्श है और इस पर 2 पंक्तियों में ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं। कोठारों के दक्षिण फर्श का उपयोग फसल को संरक्षित रखने हेतु होता था क्योंकि फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। देखिए, अब यहाँ पे इसको ये नदियों के बारे में दिखाया गया है, कौन सी नदियाँ किस तरफ से है और स्थलों को भी नोट किया गया है। तो इसे देखते हैं। उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर, यहाँ से झेलम नदी। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। इनकी अवस्थिति कहाँ है, इनके किनारे कौन से शहर हैं, इन सब के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी और ये देखिए यहाँ पर ये हड़प्पा है। हड़प्पा, राखीगढ़ी जो हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर है। राखीगढ़ी, कालीबंगा, गनवेरी वाला, सिंधु नदी यहाँ पे ये इस तरह से इधर से आया हुआ है। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। शुतका को है। चन्हुद्रो, धौलावीरा जो कि गुजरात में, शुरकोतडा, लोथल भी गुजरात में है। इधर अरब सागर। तो इसे देख लीजिएगा अच्छे से और इनको याद कर लीजिएगा कौन से स्थल कहाँ पर है। ऐसे के करके यहाँ पे है समझाया हुआ। देखते हैं।
मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। क्या है? विशाल स्नानागार है, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले पर स्थित है। यह ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। ये देखिए इसका, ये विशाल स्नानागार का फिगर। स्नानागार के निर्माण में ईंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया है? ईंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया गया था। इस स्नानागार में दोनों तरफ उत्तर एवं दक्षिण उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था। मोहनजोदाड़ो की अगर सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो सबसे बड़ी इमारत अनाज रखने का कोठार है, जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदाड़ो की कई आवासों में कुएं भी थे, जिनकी संख्या लगभग 700 थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान, देखिए यहाँ पे साक्ष्य जो वहाँ से जो साक्ष्य मिले हुए हैं इनके बारे में दिया गया है, तो इसे ध्यान से देखें। मोहनजोदाड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष मिले हैं, चांदी के फूलदान का ढक्कन मिला हुआ है, कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं मिली हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक व्यक्ति की मूर्ति को कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। मोहनजोदाड़ो से जो बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ है और अनेक वस्तुओं पर कपड़े की छाप मिली है। डेड मैन लेन से वर्ष 1925 में 16 लोगों के अस्थिपंजर उन आभूषणों सहित मिले हैं जो इन्होंने मृत्यु के समय पहने थे। वर्ष 1947 में मर्टियन व्हीलर ने इसका संबंध ऋग्वैदिक पुराविद्वंस से स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु वर्ष 1960 में जॉर्ज डेल्स ने इस पर प्रश्न उठाया था। अब देखते हैं धौलावीरा के बारे में। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित खदीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ था और वहां पर साफ पानी मिलता था। जमीन उपजाऊ थी। धौलावीरा नगर 3 भागों में बटा गया था। इसके प्रत्येक भाग के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, जिसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहां से प्राप्त कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर पत्थरों पर उत्कीर्ण हैं। इन अभिलेखों का संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक महत्वपूर्ण अवशेष है, क्योंकि सामान्यतः हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। अब देखते हैं लोथल के बारे में। तो लोथल गुजरात में खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी भोगवा के किनारे बसा था। लोथल कहाँ बसा है? गुजरात में खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी जो है भोगवा के किनारे बसा था। तो यहाँ से हड़प्पा संस्कृति की अनेक महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या मिले हैं? लोथल जो है पत्थरों, शंखों, धातुओं से निर्मित होने वाले वस्तुओं के निर्माण का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। नेक्स्ट है थोड़ा सा और इसके बारे में दिया गया यहाँ पे। लोथल के इस भंडार गृह से अनेक मोहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिट्टी पर दबाने से जो बनी उनकी छाप होती है वो भी मिले हैं। लोथल से अग्निकुंड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल में एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का कार्य होता होगा। यह पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी प्राप्त हुए हैं साक्ष्य के रूप में। लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में धान उगाते थे, जिसके अवशेष यहाँ पर पाए गए हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में देखते हैं। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। उसी तरह से कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ ईंटों से निर्मित चबूतरा, लकड़ी के पाइप तथा अनेक घरों से कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का नगर दुर्ग समानांतर चतुर्भुजाकार था। कालीबंगा के फर्श से अलंकृत ईंटों का प्रयोग जो वहाँ कालीबंगा का जो फर्श है उसमें अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। यह हड़प्पा सभ्यता स्थलों में एकमात्र स्थल है जहां अलंकृत ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां पर अलंकृत ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ पर? कालीबंगा से। कालीबंगा से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे तथा यहाँ पर बच्चे की एक खोपड़ी मिली थी जिसमें 6 छेद थे। इसमें जल कपाली का मस्तिष्क की बीमारी पता चलता है। देखिए कालीबंगा से प्राप्त एक कंकाल में बाएं घुटने पर किसी धारदार कुल्हाड़ी से काटने का निशान था। कालीबंगा से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हुए हैं।
चन्हुद्रों, अब चन्हुद्रों के बारे में देखते हैं तो चन्हुद्रों से प्राक हड़प्पा संस्कृति, झुक्कर एवं झागर संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। चन्हुद्रों से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। चन्हुद्रों का निर्माण एकमात्र टीले पर हुआ है जो दुर्गीकृत नहीं है। यह एकमात्र हड़प्पा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। चन्हुद्रों से टेराकोटा निर्मित बैलगाड़ी तथा काष्ठ खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है। बनावली के बारे में देखते हैं। बनावली के बारे में तो बनावली सिंधु, यहाँ थोड़ा सा किधर चला गया। बनावली से अच्छे किस्म के जौ, तांबे का वनाग्र, पक्की मिट्टी के बने हल की आकृति का खिलौना, तांबे की कुल्हाड़ी, पत्थर एवं मिट्टी के बने मकान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या क्या मिले हैं यहाँ से? अच्छे किस्म के जौ मिले हैं, तांबे का वनाग्र मिला है, पक्की मिट्टी के बने हल की आकृति का खिलौना मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी, पत्थर एवं मिट्टी के बने मकान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बनावली में निकास पद्धति का अभाव था, जो जल निकास पद्धति है उसका अभाव था, तथा नगर योजना जो है शतरंज के जाल के आकार की बनाई गई थी। यहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग होकर भी एक ही प्राचीर से घिरे थे। एक मकान से धावन पात्र के साक्ष्य मिले हैं और एक अन्य मकान से सोने, लाजवर्द, कार्नेलियन, मनकी तथा छोटे बटखरे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है रोपड़। रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी एवं एक कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी एवं एक कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, आभूषण, चट तथा फलक महत्वपूर्ण है। बालाकोट में भवन निर्माण के लिए मुख्यतः कच्ची ईंटों का ही प्रयोग किया जाता था। सीप उद्योग यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग था। यहाँ से बड़ी संख्या में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। कोट दीजी से पत्थर की नींव पर आधारित मकान का साक्ष्य मिला है। यहाँ से पत्ती के आकार का वनाग्र, कांसे से बनी मोटी चूड़ी का टुकड़ा, चाक पर निर्मित मृदभांड जिस पर 6 दलीय पुष्प, झुमका, हृदय, छत्ती जैसी आकृतियां आदि निर्मित है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं और इनका एक शॉर्ट नोट्स के तरह यहाँ पे दिया गया है। इसका खोज किसने किया, कब किया, क्या साक्ष्य मिले हुए हैं और ये स्थल कहाँ पर है। तो ये वेरी यूज़फुल है, इसको अच्छे से याद रखें। इस शॉर्ट नोट्स की तरह से एक जगह यहाँ बना दिया गया, बहुत अच्छा कंबाइन किया गया इसको। तो देखते हैं एक करके, ऐसा तो पढ़ ही लिए हैं इसके बारे में। देखिए फर्स्ट है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे हैं? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे हैं? रावी नदी के किनारे। और ये मोंटगोमरी पाकिस्तान में है। इसका खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। कब किए? 1921 में। अब देखते हैं यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो श्रमिक निवास यहाँ से मिला है, 16 भट्टियाँ मिला है, धोती पहने मूर्ति मिला है, एक पंक्ति में 6 अन्नागार मिला हुआ है और 37 कब्रिस्तान मिले हुए हैं। संघ का बना बैल मिला है, कांसे का एक्का एवं दर्पण, मंजूसा व बर्तन पर मछुआरे का चित्र। ये इतने सारे कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। अगर मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे है। ये लरकाना व पाकिस्तान में है। रखालदास बनर्जी ने इसका खोज किया था। कब? 1922 में। यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं? तो मृतकों का टीला, मोहनजोदाड़ो से मृतकों का टीला, स्नानागार, अन्नागार, काशी की नग्न नर्तकी का जो मिला है साक्ष्य, कुम्हार के 6 भट्ठे मिले हैं, सूती कपड़ा, शतरंज की गोटियाँ, दाढ़ी वाला साधु, हाथी का कपाल, खोपड़ी एवं पशुपति के अंकन की मुहर भी मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट है सुतकांगेडो। ये किस नदी के किनारे हैं? तो दाश्क नदी के किनारे, बलूचिस्तान व पाकिस्तान में। इसका खोज किसने किया? तो ऑरेल अस्टाइन ने। 1927 एवं जॉर्ज डेल्स ने। इस नदी के यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो नदी की तटीय व्यापारिक चौकी मिला है, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी एवं मिट्टी से बने चूड़ियाँ मिली हैं। नेक्स्ट है आमरी। किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु पाकिस्तान में स्थित है।
एनजी मजुमदार ने इसका खोज किया था 1929 में। जॉर्ज एफडेल्स ने 1969 तक। ऐसा पहला स्थान है ये जो है, ये जो आमरी जो है, ऐसा पहला स्थान है जहां पूर्व हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह तथा परिवर्तन के चरणों की पहचान हुई एवं 12 सिंघा का नमूना मिला है। आमरी एक ऐसा स्थान है जहां से पूर्व हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह तथा परिवर्तन के चरणों की पहचान हुई एवं 12 सिंघा का नमूना भी मिला हुआ है। नेक्स्ट है चंद्रो। चंद्रो किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु पाकिस्तान में स्थित है। इसका खोज एनजी मजुमदार ने किया था 1931 में। यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं? तो मुहर उत्पाद केंद्र मिला है, औद्योगिक शहर, मिट्टी की बनी बैलगाड़ी तथा प्रतिरूप कांसे की खिलौना गाड़ी, दवात, दुर्ग का अभाव है। यहाँ पे दुर्ग का अभाव है। लिपस्टिक का साक्ष्य व मनके का कारखाना मिला हुआ है। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे जो कि राजस्थान में है। अमलानंद घोष ने इसका खोज किया था 1953-60 के बीच। आरंभिक हड़प्पा, यहाँ से देखिए जो साक्ष्य मिले हैं, तो आरंभिक हड़प्पा के हल द्वारा जुते खेत, बेलनाकार मुहर, पक्की मिट्टी का हल। सबसे पहले ज्ञात भूकंप का जो साक्ष्य है यहीं से मिला है। अग्निकुंड, ऊँट की हड्डियाँ, कच्ची एवं अलंकृत ईंट, अर्ध काले रंग की चूड़ी भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कोट दीजिए, ये कहाँ है? तो सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु व पाकिस्तान में स्थित है। फजल अहमद ने इसका खोज किया था 1953 से 54 के बीच में। पूर्व हड़प्पा मिश्रित स्तर, पत्थर की नींव वाले घर, पत्ती के आकार का वनाग्र, गर्तावास, गहनों का जखीरा तथा चाक पर निर्मित मृदभांड यहाँ से साक्ष्यों के रूप में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है देसलपुर, ये कहाँ है? तो भादर नदी के तट पर है। ये कच्छ गुजरात में। ए घोष एस आर राव ने 1963 में खोज किया था। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, टेराकोटा मुहर, तांबा मुहर, शलखड़ी मुहर और भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट है रोपड़ जो है सतलुज नदी के किनारे पंजाब में। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की 1953 से 54 के बीच। तांबे की कुल्हाड़ी, शंख की चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, चट, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है रंगपुर, ये भादर नदी किनारे, ये गुजरात में। भादर नदी, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की। यहाँ से धान की भूसी, घोड़े की मृण मूर्ति, कच्ची ईंटों का दुर्ग और पत्थर के फलक यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सुरकोटड़ा कच्छ गुजरात में है। जेपी जोशी ने 1954 में इसकी खोज की। घोड़े की हड्डियाँ व बर्तन में शवाधान, घोड़े की हड्डियाँ व बर्तन में शवाधान कहाँ से मिला है? तो सुरकोटड़ा से। नेक्स्ट है लोथल, जो कि भोगवा नदी किनारे अहमदाबाद गुजरात में अवस्थित है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की 1957 में। अन्नागार, सोने के मनके, मन का कारखाना, गोदीवाड़ा व धान की खेती के साथ यहाँ से लोथल से मिले हुए हैं। आलमगीरपुर, नेक्स्ट है आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा 1958 में किए। रोटी बेलन की चौकी, यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो रोटी बेलन की चौकी, कटोरे के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन और गंगा जमुना दोआब का पहला उत्खनन स्थल यहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? आलमगीरपुर से। नेक्स्ट है धौलावीरा कहाँ है? तो कच्छ गुजरात में है। बीबी लाल 1959, RS बिष्ट 1990-91 में इसकी खोज के 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर। धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर है। ऐसा कोई भी जो हड़प्पा सभ्यता समकालीन जो शहरें हैं, नगरें हैं, कोई भी 3 भागों में विभाजित नहीं है, केवल धौलावीरा ही है जो कि 3 भागों में विभाजित है। इसे याद रखिएगा। नागरिक उपयोग के लिए सबसे बड़ा अभिलेख है खेल का मैदान, पत्थर की बने न्योली की मूर्ति के साथ यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है राखी गढ़ी, जो कि घग्गर नदी हरियाणा में स्थित है। सूरजभान खोज की 1963 में। यहाँ से अगर साक्ष्य की बात करें तो ये प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट है मिताथल जो कि हरियाणा में है। सूरजभान 1968,
1968 यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी संस्कृति के तीनों स्तर यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से? मिताथल से। नेक्स्ट है बनावली, सरस्वती नदी किनारे, जो कि हिसार हरियाणा में है। RS बिष्ट ने खोज की 1973 में। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा तथा उत्तर नगरीय सुव्यवस्थित अपवहन तंत्र का अभाव, स्वर्णपट मिट्टी के मनकी तथा हल का प्रतिरूप, वास्तविक हल के कुछ टुकड़े मिले हैं। प्रतिरक्षा दीवार के बाहर गहरी और चौड़ी खाई, मिट्टी के बने चक्के के प्रतिरूप व सोना लगी हुई परखने की कसौटी भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बालाकोट जो कि अरब सागर के किनारे बलूचिस्तान और पाकिस्तान में अवस्थित है। RS बिष्ट ने 1974 से 77 के बीच में इसकी खोज की। नेक्स्ट है यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं तो पूर्व हड़प्पा के अवशेष, भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग, सीपों की कार्यशाला, सीप की चूड़ियों के टुकड़े के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है भगवानपुरा, यहाँ इस सरस्वती नदी किनारे कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। इसका खोज GP जोशी 1975 से 76 के बीच। यहाँ से सफ़ेद, काली एवं बालाकोट भगवानपुर पढ़ रहे थे। GP जोशी सफ़ेद, काली एवं आसमान रंगों की चूड़ियाँ व तांबे की चूड़ियाँ मिला हुआ है। अल्लाह दिनों, ये सिंधु नदी किनारे पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में। WA फेयर सर्विस 1976 वितरण केंद्र, पत्थर की विशाल दीवार की नींव और गहनों का जखीरा यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब नगर योजना के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो नगर योजना हड़प्पा संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पाई नगरों में से कई को 2 या उससे अधिक भागों में विभाजित किया गया था। प्राक पश्चिमी भाग छोटा किंतु ऊंचाई पर बना था और पूर्वी भाग बड़ा किंतु निचले क्षेत्र में स्थित था। सॉरी, थोड़ा सा इधर लाइट की प्रॉब्लम की वजह से अच्छे से PDF में नहीं बना पाई हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी ताकि अच्छे से PDF बने और मैं जब वीडियो बनाऊँ तो जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक अच्छे टेक्स्ट में दिखे। तो कंटिन्यू बने रहें, मैं इस पर सुधार करूँगी। ऐसे दिख तो रहा है बट थोड़ा सा और क्लियर दिखना चाहिए था, मुझे भी लग रहा है। देखिए, हड़प्पाई नगरों में से कई को 2 या उससे अधिक भागों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा किंतु ऊंचाई पर बना होता था और पूर्वी भाग बड़ा किंतु निचले क्षेत्र में स्थित था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने दुर्ग नगर, जबकि निचले भाग को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चहारदीवारी पक्की ईंटों से बनी होती थी। धौलावीरा तथा लोथल जैसे स्थलों पर किलेबंद थी, जबकि लोथल में दुर्ग नगर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो के अपने अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर उससे निम्न स्तर का एक शहर था जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन नगरों में स्थित भवन जाल ग्रिड की भांति व्यवस्थित थे। तदनुसार सड़कें एक दूसरे की समकोण बनाते हुए काटती थी जो अनेक खंडों में विभक्त हो जाती थी। देखिए, हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग एक विशेष तथ्य है, क्योंकि मिस्र के समकालीन भवनों में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ था। समकालीन मेसोपोटामिया में, जो कि सिंधु सभ्यता के समकालीन माना जाता है मेसोपोटामिया को, तो वहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, परंतु हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ था। वहाँ पर इतना नहीं हुआ जितना सिंधु सभ्यता में हुआ, उतना मेसोपोटामिया में नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखिए, ये जो है हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन व्यवस्था है, इसको यहाँ प्रतिबिंबित किया गया है इस फिगर में। अब नेक्स्ट देखते हैं अन्नागार या धान्यागार, इसके बारे में देखते हैं ये क्या था, कहाँ पर मिला हुआ है साक्ष्य के रूप में। देखिए, हड़प्पा के दुर्ग में धान्यागारों की इमारतें बड़ी सावधानी से आयताकार रूप में बनाई गई, जो कि नदी के समीप थी। कहाँ पर? नदी के समीप। वस्तुएं नदी मार्ग द्वारा नावों से लाई जाती थी और धान्यागारों में संचित की जाती थी। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नाव सबसे अच्छा साधन था। उस वक्त की अगर बात करें तो वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नाव ही जो था वो सबसे अच्छा साधन था, क्योंकि सस्ता और बेहतर होने के अतिरिक्त इसमें श्रम भी कम लगता था। पर कोटे से घिरे हुए मोहनजोदाड़ो के दुर्ग में भी ऐसी अनेक अन्नागार इमारतें थीं और यहाँ से प्राप्त एक बड़े भवन से ज्ञात होता है कि यह राजमहल या किसी शासक का घर था। नेक्स्ट है निकास प्रणाली। यहाँ के निकास प्रणाली व्यवस्था के बारे में समझते हैं। तो
मोहनजोदाड़ो की जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों में प्रत्येक छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार हुआ करते थे। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं होते थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक जाता था। यहाँ इनके नीचे नालियाँ बनी हुई थी। ये नालियाँ ईंटों और पत्थरों की सिल्लियों से ढकी रहती थी। सड़कों की इन नालियों में नरमोखे भी बने होते थे। सड़कों और नालियों के अवशेष बनावली से भी प्राप्त हुए हैं। स्नान घरों को नालियों की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण थी। हड़प्पा की निकास प्रणाली विलक्षण थी। संभवतः काश युग की दूसरे किसी भी सभ्यता ने स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया था जितना कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने दिया था। अब देखते हैं सड़कें, भवन एवं नाले। हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें चौड़ी थी। मुख्य सड़क लगभग 10 मीटर चौड़ी थी, जो आधुनिक नगरों की बड़ी बड़ी सड़कों के बराबर थी। सड़क के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे। मकानों की दीवारें मोटी और मजबूत होती थी। दीवारों पर प्लास्टर चिनाई किया जाता था। छतें सपाट होती थी। इनमें खिड़कियां कम परंतु दरवाजे अधिक होते थे। इनके दरवाजे लकड़ी के बने होते थे। रसोई में एक चूल्हा होता था और वहीं पर धान्य तथा तेल रखने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े घड़े भी होते थे। मकानों में एक आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे होते थे, जिसमें भोजन पकाने के लिए एक चूल्हा होता था। यहीं पर गृहिणी सिलबट्टे में मसाला पीसने के लिए बैठती थी। बकरा, बकरी और कुत्ते जैसे घरेलू जानवर भी आंगन में रहा करते थे। कुछ घरों में कुएं भी होते थे, जिससे ज्ञात होता है कि घर के अंदर पानी सदैव उपलब्ध रहता था। सामाजिक जीवन। अब देखते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था? तो हड़प्पाई समाज मातृसत्तात्मक समाज था। इस समाज की संकल्पना विभिन्न अवशेषों से सामने आई है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवदाहों से आभूषण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर एक प्रकार का उपरत्न होता है, जैस्पर के मनकी तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण प्राप्त हुआ था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, परंतु हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं था। हड़प्पाई लोग जौ और गेहूं को चक्कियों में पीसकर उनके आटे की रोटी बनाते थे। इन्हें फल भी पसंद थे, विशेष रूप से अनार और केले, और ये मांस और मछली भी खाते थे। हड़प्पाई लोग कपड़ा बुनना जानते थे। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के तकवे से ज्ञात होता है कि बहुत से स्त्रियां घर पर सूत काटने का कार्य करती थी। स्त्रियां छोटा घाघरा पहनती थी जो कमरबंद से कसा रहता था। पुरुष कपड़े की लंबी चादर शरीर पर ओढ़ लेते थे। नेक्स्ट है ये सामाजिक जीवन। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बार बार, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, तो इसे अच्छे से देखें। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सूती कपड़े तथा ऊन का भी उपयोग होता था। स्त्रियां अपने केश भांति भांति से संवारती तथा गूंथती थी और कंघों से सजाती थी। फयांस, जो कि बालू रंग तथा चिपचिपे पदार्थ से बना होता था, के लघु पात्र, जिनका प्रयोग संभवतः सुगंधित रंगों को रखने में किया जाता होगा, को हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त किया गया है। यह उस समाज में विलासितापूर्ण जीवन की ओर संकेत करता है। स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का शौक था। सिंधु सभ्यता जो टाइम पीरियड है, वहाँ पे ये स्त्री हो या फिर पुरुष, दोनों को ही आभूषण पहनने का शौक था। पुरुष ताबीज बांधते थे और स्त्रियां कंगन और हार पहनती थी। ये आभूषण क्वार्ट्ज और सिप के बने होते थे, परंतु ये अमीरों के लिए सोने और चांदी के बनाए जाते थे। हड़प्पावासी विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधनों का उपयोग करते थे। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए कंचे और मिट्टी की बैलगाड़ी तथा चिड़ियों के आकार की सीटियाँ और विभिन्न प्रकार के झुनझुने मिले हैं। मोहनजोदड़ो का गृह स्थापत्य एकांतता के महत्व की ओर संकेत करता है। यहाँ भूमि तल पर बनी दीवारों पर खिड़कियाँ नहीं पाई गई है। अगर धार्मिक जीवन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक भवन अथवा मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इसका अपवाद विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो को हो सकता है, जिसका उपयोग स्नान शुद्धि या सफाई हेतु किया जाता है। उत्तर हड़प्पाई अवस्था से गुजरात के लोथल से अग्नि पूजा की परंपरा थी, किंतु इसके लिए मंदिरों का प्रयोग नहीं होता था। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हुए। हड़प्पाई लोग
धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी प्रकार करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आशीष की करते थे। हड़प्पा काल में पशु पूजा का भी प्रचलन था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न जो कि गैंडा हो सकता है। हड़प्पा सभ्यता में कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। इसी प्रकार सींग वाले देवता के चतुर्दिक पशुओं की उपस्थिति से प्रकट होता है कि उनकी भी पूजा होती थी। पुरुष देवता के सिर पर 3 सींग थे। वह एक योगी की ध्यान मुद्रा में पद्मासन अवस्था में दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा था और आसन के नीचे एक भैंसा तथा पांव पर 2 हिरण बैठे थे। मुहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव की संज्ञा दी गई है क्योंकि सींग वाले देवता अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी पाए गए हैं। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक प्राप्त हुए हैं। संभवतः ये पूजा के लिए बने थे। लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुई और यह हिंदू समाज में पूजा की विशिष्ट विधि माने जाने लगे। सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष भी पूजा करते थे। एक मुहर पर पीपल की डालियों के बीच विराजमान देवता चित्रित है। हड़प्पाई लोग विश्वास करते थे कि भूत प्रेत उनको नष्ट कर सकते हैं और इसलिए उनके बचने के लिए ताबीज पहनते थे। आगे देखते हैं। आगे है कि हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में सामान्यतः मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी शवाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होते थे। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई भी की गई थी। शवों को प्रायः उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाता था, जिसमें जो सिर होता था उत्तर दिशा में एवं पैर दक्षिण दिशा में होते थे। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करता है जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु के बाद भी प्रयोग किया जा सकता था। इस प्रकार के संकेत मिलते हैं। कुछ हड़प्पाई स्थलों में मृतकों के साथ तांबे के दर्पण को दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। अब देखते हैं आर्थिक स्थिति कृषि एवं पशुपालन की किस प्रकार से किया जाता था, क्या व्यवस्थाएं थी आर्थिक स्थिति के लिए, क्या कंडीशंस था वहाँ पे। तो कृषि तथा व्यापार हड़प्पा सभ्यता स्थलों की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। कृषि को अत्यधिक महत्व प्राप्त था। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ आने से पहले अप्रैल माह में गेहूं और जौ की फसल को काट लेते थे। हड़प्पा स्थल अधिकांशतः अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित था, जहां संभवतः सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। सिंचाई के साक्ष्यों के अंतर्गत सोर्तुगई, जो कि अफगानिस्तान से है, किससे नहरों से अवशेष मिले हैं, यद्यपि पंजाब तथा सिंध में ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। तो यहाँ से जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि जल संचयन के लिए होता होगा, ऐसा उम्मीद किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा की प्राक हड़प्पा अवस्था में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए दिखाई देते हैं, जो दर्शाते हैं कि एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। हड़प्पाई लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। इस हल को आदमी खींचते थे या बैल, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। हरियाणा के जो हिसार जिला है वहाँ में बनावली से मिट्टी में बने हल का साक्ष्य मिला है। तो मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ मिला है, बनावली से मिला है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। लोथल और रंगपुर से मिट्टी के बर्तनों में चावल की भूसी के बचे हुए कणों से वहाँ की चावल की बृहद खेती के साक्ष्य मिले हैं। फसल काटने के लिए पत्थर के हाशियों का प्रयोग होता था। उस टाइम लोहा नहीं थे। सिंधु सभ्यता में गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज का उत्पादन अधिक था। बनावली से जौ की अच्छी किस्में प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त वे तिल और सरसों भी उगाते थे। यहाँ से क्वेश्चन आते थे कि वहाँ पे सिंधु सभ्यता के टाइम में कौन कौन से फसलें उगाई जाती थी, कौन कौन से पशुओं को पाला जाता था। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखें। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के साथ कालीबंगा भी अनाज बड़े बड़े कोठारों अन्नागार में संरक्षित किया जाता था, जो कि संभवतः किसानों से राजस्व के रूप में लिया जाता था। सबसे पहले कपास को उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही दिया गया है। यही कारण है कि यूनान के लोगों ने इसे सिंडन कहकर संबोधित किया।
नेक्स्ट है, आगे देखते हैं, मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए, एक मिनट, थोड़ा सा सॉरी आर्थिक स्थिति देख लिए। अब नेक्स्ट है यहाँ पर ये, मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए बाह्य आक्रमण, आर्यों के आक्रमण को उत्तरदायी माना है। हड़प्पा संस्कृति लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रही। 1500 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा संस्कृति का पतन हो चुका था। कुछ विद्वानों के अनुसार किसी अज्ञात महामारी का रोग ने बड़ी संख्या में लोगों को क्षति पहुंचाई, जिसके परिणाम स्वरूप इस सभ्यता का पतन हो गया। जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ की जलवायु शुष्क तथा भूमि रेगिस्तान में बदलने लगी, जिससे हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे नगर लुप्त हो गए। पतन के संदर्भ में विभिन्न मत, विद्वान और मत कि किस प्रकार से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, जो विद्वान है अपने अलग अलग मत दिए हुए हैं, जिनके बारे में देखते हैं। गार्डन, चार्ल्स एवं व्हीलर कहते हैं कि बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण की वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। जॉन मार्शल मैके तथा राव कहते हैं बाढ़ की वजह से। ऑरेल स्टाइन इनघोष का कहना है जलवायु परिवर्तन की वजह से। एम.आर. शानी कहते हैं भूगर्भिक परिवर्तन की वजह से पतन हुआ। जॉन मार्शल का कहना है प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। एवं के.यू.आर. कैनेडी का कहना है प्राकृतिक आपदा की वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। नेक्स्ट है परवर्ती हड़प्पा। अब देखते हैं परवर्ती हड़प्पा। तो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात 1900 ईसा पूर्व में अनेक विस्तीर्ण संस्कृतियों का विकास हुआ, जो नगरीय अवस्था से पृथक नगरेतर संस्कृति का आभास देते हैं। हड़प्पा संस्कृति की नगरेतर अवस्था को उप सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। पूर्व में इस संस्कृति को हड़प्पोत्तर कहा जाता था, परंतु वर्तमान में यह उत्तर हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानी जाती है। उत्तर हड़प्पा संस्कृतियाँ मूलतः ताम्र पशाड़िक हैं, जिनमें पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। गिलुंद एक उत्तर हड़प्पा संस्कृति थी। गिलुंद क्या थी? उत्तर हड़प्पा संस्कृति थी, जिसकी अवधि 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य की थी। बस्तियों में सबसे बड़ी दैमाबाद की जुर्वे बस्ती थी। दैमाबाद की जुर्वे बस्ती, बस्तियों में सबसे बड़ी कौन थी? दैमाबाद की जुर्वे बस्ती थी। जुर्वे बस्ती थी जो लगभग 22 हेक्टेयर में बसी थी और यहाँ की आबादी लगभग 4000 थी। इसका स्वरूप आद्य नगरीय प्रोटो अर्बन कहा जा सकता है। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता की देन। सिंधु सभ्यता की देन हमारे देश में क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो सिंधु सभ्यता के पतन के बावजूद, देखिए सिंधु सभ्यता का पतन तो हो गया, बट इसके बावजूद इसकी सत्यता प्रभावित करती है। इस नगरीय सभ्यता ने अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता ने सिंधु सभ्यता ने दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की प्रणाली प्रदान की, जिसका व्यवहार आधुनिक प्रक्रियाओं में भी यथावत किया जा रहा है। नगर नियोजन तथा निकास प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की वैज्ञानिक देन है, जिसे अब भी नगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। आज भी हम सिंधु सभ्यता की जो देन है, जो व्यवस्थाएं उस टाइम की गई थी, इसे आज भी हम लोग अपनाते हैं। नेक्स्ट है नालियों के साथ मेन होल का निर्माण। आधुनिक सीवेज प्रणाली, जो इस टाइम सीवेज प्रणाली है वो उस टाइम में भी विद्यमान था, तो ये सिंधु सभ्यता की देन है। हड़प्पा सभ्यता स्थलों में प्रचलित धार्मिक तथा आध्यात्मिक प्रतीकों को वर्तमान समय में भी यथावत रूप में प्रयोग लाया जाता है। हड़प्पाई लोग लिंग पूजा और पशु को पवित्र मानते थे तथा मातृ देवी की आराधना करते थे, जो कि वर्तमान में भी प्रचलित है। वर्तमान में भी लिंग की पूजा हो रही है, पशु के भी पवित्र मानते हैं, गौ माता की पूजा की जाती है, मातृ देवी की आराधना करते हैं, धरती पूजन भी होता है। तो आज भी जो सिंधु सभ्यता में प्रचलित था उस टाइम, आज भी ये प्रचलन में है। वृक्षों को पवित्र मानना, आज भी बहुत सारे हमारे देश में वृक्ष हैं जिसको पवित्र माना जाता है, तो उस टाइम में पवित्र माना जाता था और आज भी ये कंटिन्यू है। स्वास्तिक प्रयोग, आज भी स्वास्तिक का पूजन होता है। स्नान का महत्व आज भी है, हड़प्पा सभ्यता की भांति विद्यमान है। योग को हड़प्पा सभ्यता के दौरान भी महत्व दिया जाता था और आज तो योग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये काम कर रहा है। अब देखते हैं हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण। 1875 हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट आया
1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया। 1925 में मोहनजोदड़ो में उत्खनन का प्रारंभ हुआ। 1946 में REM व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन हुआ। 1953 में SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ किया गया। 1960 में बीबी लाल के नेतृत्व में कालीबंगा में उत्खननों का आरंभ। 1974 में MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषणों का आरंभ हुआ। 1980 में जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषणों का आरंभ किया गया। 1986 अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ। 1990-91 में RS बिष्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खननों का आरंभ हुआ। देखते हैं अतिरिक्त तथ्य जो इसमें ऐड किया गया है तमिलनाडु बोर्ड एवं NIOA से, इसको देख लेते हैं। तो हड़प्पा वासियों के लिए कृषि जीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट यहाँ से दिए जाते हैं कि हड़प्पा वासियों के लिए या सिंधु वासियों के लिए जो मेन आजीविका का साधन था वो क्या थी, तो कृषि ही थी। उन्होंने दोहरी फसल प्रणाली अपनाई थी। हड़प्पा के मवेशियों को जेबू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जेबू। यह एक बड़ी नस्ल है जो कि प्रायः अपनी मोहरों से प्रदर्शित होती है। रोहरी चट एक बारीक दाने वाला पत्थर है जो पाकिस्तान में पाया गया था। इस क्षेत्र में तलहटी चट्टानें पाई गई थी। पाकिस्तान में रोहरी का उपयोग किया गया था। हड़प्पावासी इसका प्रयोग पत्थर के ब्लेड और औजार बनाने के लिए करते थे। किसका? तलछट्टी जो चट्टानें होती थी, पाकिस्तान में रोहरी का उपयोग किया जाता था और इसका प्रयोग पत्थर के ब्लेड और औजार बनाने के लिए हड़प्पावासी करते थे। राजस्थान क्षेत्र तांबे के भंडार से समृद्ध है और हड़प्पावासी तांबा मुख्य रूप से यहीं स्थित खेतड़ी की खदानों से प्राप्त करते थे। कर्नाटक के कोलार क्षेत्र तथा हिमालयी नदियों के नदी तल से सोने की आपूर्ति होती थी। चांदी का प्रमुख स्रोत राजस्थान की जावर खदानें मानी जाती हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे कुछ स्थलों पर अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे कुछ स्थलों पर क्या मिला है? अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी अगर त्रुटि हो रही हो या लग रहा है जिसमें कुछ सुधार करना है, ऐसे PDF थोड़ा सा सही नहीं बन पाया है, नेक्स्ट में सही करेंगे, इस पर सुधार होगी। और भी कुछ अगर लगा तो आप लोग मैसेज अवश्य करें, कमेंट करें, मैं इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।